अस्सलाम वालेकुम। तो नाजरीन, आज जिक्र हो जाए साल 1960 में रिलीज होने वाली चौथी फिल्म का, जिसका नाम था बहरूपिया। लवली पिक्चर्स के बैनर तले रिलीज होने वाली इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स एम ताज और एम आशिक थे। इस फिल्म के डायरेक्टर असलम ईरानी थे, जबकि इस फिल्म की कहानी हसीन कादरी ने लिखी। इस फिल्म के कैमरामैन अकबर ईरानी थे। पंजाबी जुबान की यह फिल्म शाहनूर स्टूडियो लाहौर में तैयार की गई। इस फिल्म में किन अदाकारों ने अपनी अदाकारी का जौहर दिखाए, आइए देखते हैं। इस फिल्म के नुमायां अदाकारों में मीना शोरी, अकमल, जरीफ, लैला, नैयर सुल्ताना, मजर शाह, ए शाह, अजमल, एम इस्माइल, जानबाज मिर्जा, गुलाम कादिर शामिल थे। एक बात आपके गोशे गुजार करना जरूरी समझता हूं कि अदाकारा नैयर सुल्ताना की यह पहली पाकिस्तानी पंजाबी फिल्म थी। इस फिल्म की स्टोरी क्या थी, आइए देखें। नाजरीन, इस फिल्म की कहानी बहरूपियों के एक खानदान और एक लालची साहूकार शेख फयाज अदाकार ए शाह की दुश्मनी से शुरू होती है, जो इस खानदान के एक नौजवान पीरू अदाकार अकमल के बाप शेर खान को कत्ल करके उसे झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भिजवा देता है। इसी घर के एक बेटे अल्फू अदाकार जरीफ को बहरूप सीखने उस्तादों के पास भेजा जाता है। अल्फू और पीरू से उनके मुंह बोले बाप चाचा तीमा अदाकार अजमल की दो मुंह बोली बेटियां दानो अदाकारा मीना शोरे और जानो अदाकारा लैला मोहब्बत करती हैं। शेख फयाज अपने बदमाश जग्गू अदाकार मजर शाह के जरिए गांव के लोगों पर जुल्म सितम करता है। अल्फू उस्तादों से बहरूप का इल्म सीख कर वापिस आता है और शुरू में वो और दानो मिलकर शेख फयाज को बहरूप बदल कर ठगते हैं। इसी दौरान पीरू भी सजा काट कर वापिस आ जाता है और अपने घर वालों से मिलता है। दानो उसे देखकर बहुत खुश होती है। एक दिन जग्गू शेख फयाज की रकम की वसूली के सिलसिला में एक गरीब इंसान अदाकार गुलाम कादिर से न सिर्फ जानवर ले जाता है बल्कि उसकी बेटी को भी जलील करता है। वो शख्स उस बात की शिकायत तीमा से करता है, जिसको पीरू सुन के सीख पा हो जाता है और इसी रात शेख के घर से जानवर वापस लेने चला जाता है, मगर रास्ते में अल्फू भी उसके साथ हो लेता है। उसी दौरान उनको एक बैलगाड़ी नजर आती है, जिसमें शेख का दोस्त रमजानी अदाकार एम इस्माइल अपनी बेटी रज्जो अदाकारा नैयर सुल्ताना के साथ गांव आ रहा होता है। पीरू उनका बैल खोलकर अल्फू के हाथ भेज देता है, मगर गलती का अंदाजा होने पर खुद बैलगाड़ी अपने दुश्मन के घर घसीट कर ले जाता है, जहां उसका टाकरा शेख के गुंडे जग्गू से हो जाता है। बहादुर जग्गू घर आए मेहमान को मुकाबला किए बगैर घर से रुखसत करता है, मगर रमजानी की बेटी रज्जो पीरू को पसंद करने लगती है। लेकिन यह पसंदीदगी मोहब्बत की शक्ल में नहीं बल्कि अकीदत की शक्ल में होती है। पीरू वहां से निकलकर तबेले की तरफ जानवरों को खोलने चला जाता है, मगर जग्गू उसके पीछे पहुंच जाता है। दोनों में सख्त मुकाबला होता है, लेकिन पीरू जग्गू को हराने में कामयाब हो जाता है। जग्गू फराग दिली से अपनी हार तस्लीम करके पीरू को जानवर ले जाने की इजाजत दे देता है। एक दिन पीरू तीमा से अपनी जायदाद शेख से वापस लेने पर इसरार करता है, मगर तीमा उसे बताता है कि आज तक वो इस वजह से चुप है कि पीरू की बहन शेख के कब्जे में है। पीरू ये सुनकर आपे से बाहर हो जाता है, मगर तीमा उसे समझाता है कि वक्त आने पर हम अपना बदला जरूर लेंगे। रज्जो को छेड़ने पर एक बार फिर जग्गू और पीरू में झड़प हो जाती है। पीरू उसे मारने ही लगता है, मगर रज्जो के कहने पर छोड़ देता है। ये तमाम मंजर दानो देख लेती है और पीरू की मोहब्बत पर शक करने लगती है। पीरू तीमा को रमजानी और रज्जो के मुतालिक बताता है। जानो भी बहन की हालत देखकर अल्फू से झगड़ा करती है, मगर खुद ही अल्फू को आखिर में मना लेती है। तीमा अल्फू और जानो को बताता है कि पीरो की बहन शेख के कब्जा में है। रमजानी का नाम सामने आने पर यह इंकिशाफ होता है कि रमजानी ही शेर खां यानी पीरू के बाप का कातिल है।
अल्फू रज्जो को वापस लाने का इरादा कर लेता है और अगले दिन बूढ़ी औरत का बहरूप बदलकर रज्जो को जाकर सब बता देता है, मगर ऐन वक्त पर शेख वहां पहुंचकर उसको पकड़कर कमरे में बंद कर देता है और पुलिस को बुलाता है। मगर जानो चूड़ियां बेचने वाली का बहरूप बदलकर वहां चली आती है और शेख को चकमा देकर अल्फू को आजाद करवा लेती है। पुलिस के आने तक अल्फू गायब हो जाता है। दोनों अपनी कारकर्दगी आकर तीमा को बताते हैं। रज्जो जो शक का शिकार हो चुकी होती है वो रमजानी से हकीकत पूछती है, मगर रमजानी बताने से इनकार कर देता है। रज्जो की खुदकुशी की कोशिश पर रमजानी मजबूरन उसे थोड़ा बहुत सच बता देता है और उसे इसके भाई के मुतल्लिक भी बताता है, जिससे रज्जो खुश हो जाती है। जानो दानो को भी ये हकीकत बता देती है कि रज्जो पीरू की बहन है, जिससे दानो की गलतफहमी दूर हो जाती है और वह खुश हो जाती है। शेख रमजानी से अपने लिए रज्जो के रिश्ते की बात करता है, मगर रमजानी इनकार कर देता है। शेख जग्गू से इस बात का जिक्र करके उसे सब सच बता देता है। जग्गू जो खुद रज्जो को पसंद करता है वो शेख से वादा करता है कि रज्जो उसकी ही बीवी बनेगी। रमजानी तीमा से मिलकर उससे माफी मांगकर शेख के अज़ाइम बताता है। उधर रज्जो बाप की कब्र तलाश करते करते कब्रिस्तान पहुंच जाती है और गोरकन के जरिए कब्र ढूंढ लेती है, मगर जग्गू जो शेख से सब जान चुका होता है वहां पहुंच जाता है और रज्जो को जबरदस्ती ले जाता है। उसके बाद पीरू कब्रिस्तान पहुंचता है, जहां कब्र पर दिया जलता देखकर हैरान हो जाता है। गोरकन से यह सुनकर के कोई लड़की इस कब्र से भाई का पता पूछ रही थी, वो बेचैन हो जाता है। उधर जग्गू रज्जो को शेख के हवाले कर देता है, मगर दरपर्दा एक चाल चलता है और अपने गुंडे को भेजकर रमजानी को भी बुला लेता है। शेख रज्जू की इज्जत पर हमला करता है और अपने नापाक अज़ाइम में कामयाब होने ही वाला होता है कि रमजानी मौका पर पहुंचकर रज्जो की इज्जत बचा लेता है। रमजानी शेख को जुबानी बेइज्जत करने के बाद आखिरकार उसको कत्ल कर देता है। रज्जो को भी बता देता है कि वो असल में पीरू की बहन है। रमजानी रज्जो को पीरू से मिलाने निकलता है कि जग्गू के गुंडे उसका रास्ता रोक लेते हैं। जग्गू जबरदस्ती रज्जो को रमजानी से छीन लेता है और रमजानी को कैद कर लेता है, लेकिन अल्फू और जानू निकाह खां का बहरूप बदलकर वहां पहुंच जाते हैं और उसका ध्यान बटाते हैं। इसी दौरान पीरू भी वहां पहुंच जाता है, लेकिन जग्गू के गुंडे उसे पकड़ लेते हैं। जग्गू पीरू को बताता है कि रमजानी ही उसके बाप का कातिल है। पीरू उससे रमजानी को मारने की इजाजत मांगता है, मगर चालाक रमजानी उससे पीरू के साथ दू बदू लड़ाई का कहता है। जग्गू उसके झांसे में आकर दोनों को आजाद करके चाकू उनके हवाले कर देता है, मगर लड़ाई के दौरान रमजानी पीरू को धोखा देकर जग्गू को मार देता है। पीरू रमजानी को मारने लगता है कि रज्जो मौका पर उसे रोक देती है। इसी दौरान पुलिस आ जाती है। रमजानी पीरू रज्जो और तीमा से माफी मांगकर अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है और जेल चला जाता है। पीरू और रज्जो मिल जाते हैं। शेख और जग्गू अपने गुनाहों की सजा पा लेते हैं और यूं कहानी का इख्तिताम होता है। नाज़रीन, इंतहाई खूबसूरत देहाती पस मंजर में लिखी गई ये कहानी और पिक्चराइजेशन इसकी कमाल थी। इस फिल्म में तमाम अदाकारों ने अपने किरदारों के साथ भरपूर इंसाफ किया, खास तौर पर अकमल, मीना शौरे और नैयर सुल्ताना। इसके अलावा लैला और बेहतरीन अदाकार ज़रीफ ने अपने करैक्टर के साथ भरपूर इंसाफ किया। नाजरीन, यूं तो मैं हर फिल्म का लिंक आपके साथ शेयर करता हूं, लेकिन इस फिल्म के मामले में मैं आपसे माफी का तलबगार हूं, क्योंकि ये फिल्म YouTube पर मुझे कहीं दस्तयाब नहीं हो सकी, इसलिए कि ये फिल्म मैंने किसी और चैनल पर देखी थी और YouTube की पॉलिसीज की वजह से मैं उस वेबसाइट का या उस चैनल का लिंक आपको यहाँ पर नहीं दे सकता। नाजरीन, मैं एक वजाहत करना चाहता हूँ कि मेरे जो रेगुलर सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए अगर मैं 25 मिनट का भी वीडियो डालूं तो मुझे पता है उन्होंने देख लेना है, लेकिन नए यूजर के लिए अगर मैं 15 मिनट या 17 मिनट का वीडियो डालूंगा तो वो उनके लिए बड़ा इरिटेटिंग होगा। इतना लंबा वीडियो टाइमिंग देख के कोई भी नहीं देखना चाहता। तो मैंने ये फैसला किया है कि मैं ये वीडियो 2 हिस्सों में डाला करूंगा, लेकिन दोनों हिस्से एक ही टाइम में अपलोड हुआ करेंगे। एक हिस्से में हम फिल्म की स्टोरी बयान किया करेंगे और दूसरे हिस्से में हम म्यूजिक का सेक्शन रखा करेंगे। तो इस फिल्म का म्यूजिक क्या था
اس فلم کے گانے کیا کیا تھے، اس فلم کا کنکلوژن کیا تھا، یہ ہم اپنے دوسرے پارٹ میں دیکھیں گے. سو اسٹے ود اس اینڈ کیپ واچنگ. تو ناظرین، یہ تھا اس فلم کی سٹوری ایکسپلینیشن کا پہلا حصہ. امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا. اگر ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہمارا آنے والا ہر نیا ویڈیو آپ تک پہلے پہنچے. اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ ہماری یہ معلومات آپ کے ذریعے دوسروں تک بھی پہنچے. اگلے ویڈیو میں اسی فلم کا میوزک سیکشن لے کر آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے اور وہ حصہ اس کے ساتھ ہی اپلوڈ کیا جائے گا. تو انتظار کیجئے گا. خوش رہیے گا. گلفام کو اجازت دیجئے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.